विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है, अभी तक हम लोगों ने इतिहास का लगभग आधा पोर्शन हुआ है अभी तक, ठीक है। अब ये आधा अभी बाकी है, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन प्रश्न ज़्यादातर यहीं से आते हैं परीक्षाओं में। जितने भी मतलब आप कोई परीक्षा होती है, अगर उसमें हिस्ट्री से प्रश्न है तो 50% पूरे इतिहास का, इतिहास में 3 खंड हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो 50% केवल आज से जो मैं पढ़ाऊँगा इनमें से प्रश्न आएंगे आपको किसी भी परीक्षा में, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट था और इसको हर व्यक्ति को, भारत के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरीके से आज हमारा देश जो आज़ाद है तो कैसे हुआ आज़ाद, किन किन लोगों ने भाग लिया उस आज़ादी के उसमें। तो यहाँ से हम लोग जो है प्रश्न इसीलिए बहुत बनते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक घटनाएं हैं। जिन घटनाओं का जिक्र है, लिखा हुआ मिलता है, सारी सूचनाएं हैं, तो ये ऑथेंटिक घटनाएं हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हम लोगों ने देखा अब तक जो है 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के कुछ साल बाद उस समय पूरा सिनेरियो बदल जाता है हिंदुस्तान का। धीरे धीरे भारत में अब राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? राष्ट्रवाद का ही विकास हुआ था, मतलब एक तरीके से, तभी तो एक क्रांति हुई थी 1857 की। अभी तक क्या था, प्राचीन समय की बात करो या मध्यकालीन समय की बात करो तो भारत में जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्षेत्रीयता की भावना थी। जो है भारत में इस तरीके से कि पूरा एक भारत हमारा है, ऐसी भावना नहीं पनपी थी। लेकिन प्राचीन समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपनी सीमा को इस तरीके से विस्तार कर लिया था, पूरा अफगानिस्तान तक उसकी सीमा लगती थी भारत की, और ये पूरा भारत था। उस समय कहीं ना कहीं आज से ज़्यादा राष्ट्रीयता रही होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका गुरु ऐसा था, चाणक्य नाम का गुरु जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने पूरे राष्ट्र को एकीकृत किया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर फिर जब केंद्रीय सत्ता जो है विखंडित हो गई तो फिर से छोटे छोटे राज्य उभर करके आते हैं और इस तरीके से भारत में क्षेत्रीयता का विकास हुआ है। सिर्फ क्षेत्रीय शासक हुए हैं जिनको राष्ट्र से मतलब नहीं था, बस वो था कि किसी तरीके से मतलब हम सक्षम रहें, हम स्वतंत्र रहें, यही होता रहा है। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में तो अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा भारत में जो है शोषण किया, बहुत तरीके से हमने देखा शोषण किया, तो उसकी वजह से भारत में धीरे धीरे करके एक राष्ट्रवाद का विकास होता है। राष्ट्रवाद एक्चुअली है क्या? नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, राष्ट्रवाद ये है क्या, पहले ये समझ लो। देखो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नेशनलिज्म, ठीक। और ये जो है राष्ट्र शब्द किससे बना है? नेशन से बना है। राष्ट्र शब्द किससे बना है? नेशन से। और नेशन शब्द जो है नोशन से इसकी उत्पत्ति होती है। नोशन मतलब होता है विचार। नोशन का मतलब क्या होता है? विचार। जब एक विचारधारा के व्यक्ति किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक विचारधारा के व्यक्ति जब रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। एक विचारधारा का मतलब अब ऐसा विचारधारा नहीं कि एकदम बिल्कुल एक जैसा ही हो, मतलब उसमें जो है सामाजिक एकता होनी चाहिए, राजनीतिक एकता होनी चाहिए, यानी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? एक विचारधारा है। भारत में लोकतंत्र है, सब लोग इसको अपनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सामाजिक समन्वय होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से समरसता होनी चाहिए लोगों में, एक तरीके से समन्वय होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा लाठी डंडे लेकर के और आपस में लड़ रहे हों। तो ये नोशन शब्द से नेशन बना है और नेशन से ही जब वाद आ जाता है, नेशनलिज्म कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो भारत में अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से भारत में जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता आपस में पनपी, लोगों के भीतर आई। क्योंकि ये क्या करते थे, अंग्रेजों का मतलब मकसद ही था फूट डालो और क्या करो? राज करो। फूट डालो और राज करो, यही तो उनकी नीति थी। तो जब भारतीय पढ़े लिखे भारतीय समझदार होने लगे, समझने लगे कि अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि फूट डालो और राज करो, तो फिर धीरे धीरे आपस में लोग समन्वय बनाने लगे, आपस में मिलने लगे। तो इसलिए राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब राष्ट्रवाद के विकास की कोई एक दिन की घटना नहीं है कि राष्ट्रवाद एक दिन में इसका विकास हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक घटना होती है, मतलब समय बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही हो।
तो अगर हम इसके तत्वों की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए कि एक भौगोलिक एक जो है एक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे भौगोलिक क्षेत्र क्या है हमारा, एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक पूरा क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्र हो गया। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो समुदाय हैं, इन समुदायों के बीच में क्या होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। और इसके अलावा एक ऐतिहासिक जो है विकास यात्रा होनी चाहिए, एक इतिहास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भारत का जो है इतिहास बहुत नवीन है, बहुत पुराना इतिहास है हमारे हिंदुस्तान का। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत जितना प्राचीन जो है उसकी सभ्यता रही हो और लंबे समय तक जीवित रही हो। बहुत सभ्यताएं आई, प्राचीन सभ्यताएं हमसे भी रही हैं, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म भी हो गया, लेकिन भारत ने अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखा है। तो एक इसका ऐतिहासिक विकास यात्रा है, भारत की एक ऐतिहासिक विकास यात्रा है। तो अगर राष्ट्रवाद के तत्व की बात करें तो हमको 3 तत्व देखने को मिलते हैं, नेशनलिज्म के तत्व जो देखने को मिलते हैं। एक तो भौगोलिक एकता, एक क्या देखने को मिलता है, भौगोलिक एकता, यानी एक तरीके से जो है एक क्षेत्र जो है एक भौगोलिक इकाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक भौगोलिक इकाई। अब भौगोलिक इकाई की बात करें तो हिंदुस्तान में उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत है जो उत्तर से आने वाले आक्रांताओं को रोक करके रखती है, ठीक है। और पश्चिम साइड में अरब सागर है, पश्चिम साइड में क्या है, अरब सागर है। पूर्व सागर में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो इस तरीके से, और ये हिमालय पर्वत ऐसे नहीं, ये पूरा इस तरीके से ऐसे घूम गया है, इधर से ऐसे घूम गया है, तो पूरब में भी सुरक्षा प्रदान करता है। इधर म्यांमार है, इधर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। इसी को अराकान योमा कहते हैं। इस जो हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ जो मुड़ जाती है, ये अराकान योमा कहलाती है, जो भारत और म्यांमार की सीमा को अलग करती है। तो भूगोल में भी प्रश्न आ सकता है कि भारत और म्यांमार अर्थात बर्मा और भारत के बीच कौन से पर्वत जो है सीमा बनाती है, अराकान योमा। हिमालय पर्वत की ही एक शाखा है जिसको बोलते हैं अराकान योमा, अराकान योमा। तो ये अराकान योमा नाम से ऐसे घूम जाती है दक्षिण की तरफ, ठीक। तो इधर से म्यांमार से भी सुरक्षा प्रदान करती है भारत को। उत्तर में हिमालय पर्वत है ही है पूरा, ठीक। और इधर भी ये जो है अपना साल्ट रेंज के रूप में इधर घूम जाती है। पहले पाकिस्तान भारत में ही तो था, ठीक है। तो इस तरीके से भारत को एक भौगोलिक इकाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारत एक क्या है, एक भौगोलिक इकाई है, जो यूनिट है, जो एक अलग तरीके से सेपरेट है अन्य देशों से, ठीक है। तो यहाँ पे भौगोलिक इकाई प्राचीन समय से ही थी, इसकी भौगोलिक सीमा थी, तो एक भौगोलिक इकाई है। और इसका एक ऐतिहासिक विकास यात्रा होनी चाहिए, इसकी एक क्या होनी चाहिए, ऐतिहासिक विकास की यात्रा होनी चाहिए। तो ऐतिहासिक विकास की यात्रा भी प्राचीन समय से देख रहे हैं। प्राचीन समय में आप अगर ज़्यादा पुराना न जाओ तो चंद्रगुप्त मौर्य से देख लो, कितनी मतलब इसकी परंपरा जो है प्राचीन समय से कितनी श्रेष्ठ रही है भारतीय परंपरा। तो ऐतिहासिक विकास की इसकी यात्रा होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपस में आपसी भाईचारा समन्वय देखने को मिलता है, आपसी समन्वय। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं, आपसी समन्वय, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, भौगोलिक इकाई, ऐतिहासिक विकास यात्रा और आपसी भाईचारा, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, राष्ट्रवाद। ये सब मिल करके क्या निर्मित करते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। अब ये जब राष्ट्रवाद बनाते हैं तो इसके पीछे कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं, रीजन हैं जो राष्ट्रवाद को विकसित होने में सहयोग करते हैं। तो अगर बात करें तो सामाजिक कारक, ऐसे कारकों की बात करें तो सामाजिक कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण आए, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पर सामाजिक कारक हो सकता है, सांस्कृतिक कारक हो सकता है। सांस्कृतिक और सामाजिक एक साथ ही हो जाते हैं, ठीक है, अलग भी कर सकते हो। आर्थिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी विषय अगर आप पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटीज़ का तो उसमें ये 3-4 पॉइंट किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो ये ऐसे 4 कारक हैं जो भारत में राष्ट्रवाद को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। अब इसको हम लोग अंग्रेज़ों की, चूँकि अंग्रेज़ों से हमको जो है आज़ादी लेनी थी, तो आज़ादी तब लेंगे जब सब में भाईचारा होगी, आपस में सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे कि नहीं, तभी तो आज़ादी मिलेगी। तो सामाजिक कारण की अगर बात करें, सामाजिक कारण में देखा है तुमने, धार्मिक और सामाजिक क्या शुरू हुए थे, आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे कि नहीं, जो है उसी में आपने देखा आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ये सब क्या थे, सामाजिक आंदोलन ही तो थे। और ये सामाजिक आंदोलन कहीं ना कहीं जब व्यक्ति एक किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे किसी संगठन से जुड़ेगा तो उनमें आपस में विचारधारा तो एक मिलेगी, एक विचारधारा तो मिलेगी। जैसे अभी कई पार्टियां हैं हिंदुस्तान में,
कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, तो जो उस पार्टी में जाएगा उस पार्टी के सिद्धांत को मानेगा वही तो जाएगा उस पार्टी में, यानी विचारधारा में समानता होगी। तो जब इस तरीके से संगठन अस्तित्व में आते रहे, समय समय पर सामाजिक और धार्मिक संगठन बनते रहे, तो उनमें जाने वाले लोग क्या थे, उनकी विचारधारा में तालमेल बैठता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो संगठन बने, धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन, इन लोगों ने जो एक क्रांति पैदा की, भारत में जो है राष्ट्रवाद की क्रांति पैदा की, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक क्रांति पैदा की। और इसी में जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी ने तो यहाँ तक कहा था कि विदेशी भारतीय शासन चाहे जितना बुरा क्यों ना हो, स्वराज्य अगर स्वशासन करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन विदेशी शासन से अच्छा ही होगा, विदेशी शासन से अच्छा ही होगा। तो ऐसी उनकी विचारधारा थी। और उन्होंने कहा था कि वेदों की पुनर्स्थापना करनी है, वेदों की पुनर्स्थापना करनी है, अर्थात हमारे वेद श्रेष्ठ थे तो वेदों का शासन होना चाहिए, वेदों का शासन होगा तो स्वशासन होगा, स्वराज होगा। तो और उन्होंने स्वराज की बात भी की थी, दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज की बात भी की थी। तो इस तरीके से भारत में जो है कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक जो है गतिविधियां हो रही थी जिन्होंने राष्ट्रवाद को विकसित किया, राष्ट्रवाद को विकसित करने का बहुत बड़ा योगदान किया। और इसके अलावा तिलक महोदय महाराष्ट्र में थे ना, तो तिलक महोदय, लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में जो है लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव जैसी परंपराएं जो है शुरू की। जो गणेश पूजा आज हम लोग करते हैं, गणेश जी की मूर्ति का स्थापना करते हैं, फिर गणेश जी का विसर्जन करते हैं, गणपति बप्पा वाला त्यौहार होता है ना, तो वो त्यौहार कौन लेकर आया था? तिलक जी लेकर आए थे। महाराष्ट्र में उन्होंने तिलक ने ही शुरू किया था, लोकमान्य तिलक जी ने ही शुरू किया था महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को। क्यों शुरू किया था? कि कम से कम महाराष्ट्र के लोग जो है इकट्ठा होंगे, फिर वो भारत को एकीकृत किया जा सकेगा, भारत के सभी लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। इसी बहाने कि पूजा उत्सव हो रहा है, मेला सामूहिक मेला हो रहा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सब कारण थे जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे भारतीय लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। और आर्थिक कारक तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़बरदस्त जो है आर्थिक कारक जिम्मेदार था। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत को बर्बाद कर दिया था। जितने भी कृषि पद्धतियाँ थी, भारत में लोग चावल, गेहूँ, चना की खेती कर रहे थे, अब उसकी जगह काहे की खेती करवाने लगे? नील की खेती करवाने लगे, कपास की खेती करवाने लगे, अफीम की खेती करवाने लगे। तो मतलब जो फसल था, फसल का औद्योगिकरण किया जाने लगा, फसल का क्या किया जाने लगा? कॉमर्शियलाइजेशन किया जाने लगा, व्यवसायीकरण किया जाने लगा, यानी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। तो भारत के जितने किसान थे वो सब जो है क्या होने लगे? परेशान होने लगे ना। एक तो औद्योगिक फसलों से क्या हो रहा था कि खेती की जो उपज थी वो ख़त्म हो रही थी। नील की खेती कर ले किसान अगर एक खेत में 4 साल, तो वो खेत बंजर हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो है नकदी फसलों के कारण भारतीय किसान क्या हो रहे थे? बर्बाद हो रहे थे। तो अब किसान आंदोलन भी देखते हैं शुरू हो जाते हैं भारत में। किसान आंदोलन भी इसी तरीके से शुरू होते हैं कि नहीं शुरू होते हैं? तो वो किसान आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि इनकी ऐसी पॉलिसियाँ थी। भू राजस्व नीति आपने पढ़ा, 3 ऐसी भू राजस्व नीतियाँ थी जिन्होंने किसानों को बहुत ज़्यादा शोषित किया, उसका शोषण हुआ किसानों का। जिसमें आपने जमींदारी प्रथा देखी, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा देखी, महलवाड़ी प्रथा देखी। वही जमींदारी प्रथा को ही स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक। स्थायी बंदोबस्त से ही तो जमींदार उत्पन्न हो गया है, तो उनको जमींदारी प्रथा भी कह सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था जो भू राजस्व नीतियाँ थीं, इन्होंने किसानों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शोषण किया। तो किसान सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर के आते हैं। तो आर्थिक कारक में जो है हम देख सकते हैं कृषि का जो है कॉमर्शियलाइजेशन या कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण। आर्थिक कारक में कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है, ये व्यवसायीकरण। और इसके अलावा जो है आपका भू राजस्व नीति, ठीक है, भू राजस्व नीति। और इसके अलावा जो है विऔद्योगिकरण, एक और बताया था मैंने, विऔद्योगिकरण। भारत में जो है उद्योगों का पतन होने लगा था। और इंग्लैंड में एक तरफ औद्योगिकरण हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है? औद्योगिकरण हो रहा है। कच्चा माल कहाँ से ले जा रहे हैं? भारत से ले जा रहे हैं। और उद्योगों का विकास कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। और भारत के जो शिल्प उद्योग थे, शिल्प उद्योग या फिर जो है आपके जो कुटीर उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, उन सब का क्या हो रहा था? विनाश हो रहा था, पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कंपनी में बना हुआ माल था, जो फैक्ट्री में बना हुआ माल था, वो सस्ता पड़ता था, और जो हाथ का बना हुआ सामान था वो महंगा पड़ता था, और इतनी फिनिशिंग भी नहीं आ पाती थी। और अंग्रेजों ने यहाँ तक किया था कि भारत
से जाने वाला सामान जो इंग्लैंड में था वहाँ कर ज़्यादा लगा दिया। भाई पहले भारतीय सामान इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा खपत होता था, जितने भी कपड़े थे, जितने भी मतलब फर्नीचर के सामान, साज सजावट के सामान, रत्न माणिक, ये सब भारत से बहुत जाते थे। भारत का व्यापार, पूरी दुनिया एक तरफ थी भारत के और भारत का व्यापार एक तरफ था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो उस समय अंग्रेजों ने ये नीतियाँ लागू की, उसके पहले हमारा व्यापार पूरे दुनिया में मतलब बहुत अच्छा उसका जो है कंट्रीब्यूशन था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 10-15% से भी ऊपर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। और इन्होंने क्या किया कि भारत से जाने वाले सामान पर इंग्लैंड में टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लग जाएगा, महंगा हो जाएगा सामान, तो वहाँ के लोग क्यों खरीदेंगे? इसको बोलते हैं जो है आयात निर्यात नीति बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो है पॉलिसी आयात निर्यात नीति कहलाती है। अभी हमारी सरकार चाइना से आने वाले सामान सस्ते क्यों रहते हैं? क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता है और एक बात जो है चाइना में सस्ता बनता है। लेकिन जैसे ही सरकार को लगा कि जब चाइना से सामान आ रहा है तो भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो रहे हैं, क्योंकि भारत का सामान हम क्यों खरीदेंगे जब हमको महंगा मिलेगा। एक झालर जो भारत वाला कंपनी बनाता है, भारत की कंपनी बनाती है, वो झालर पड़ती है जो है 50 रुपये का, और चाइना वाला झालर 15 रुपये का पड़ता है हमको। तो फिर चाइना वाले झालर को महंगा करने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, बाउंड्री पे ही, सीमा पर ही, सीमा शुल्क उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सीमा पर ही शुल्क लगा देगी। जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी तो वो उससे ज़्यादा टैक्स ले लिया जाएगा। अब वो जब ज़्यादा टैक्स दे करके कंपनी भारत में आएगी, बेचेगी अपना सामान, तो सस्ते में बेचेगी क्या? महंगे बेचेगी। तो बराबर हो जाए, एक लेवल बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे इंग्लैंड वाले चालाकी क्या किए कि भारत से जो बने सामान जाते थे उनको इंग्लैंड की सीमा में घुसते ही वहाँ पर सीमा शुल्क लगा देते थे। सीमा शुल्क लगा देते, बस वो महंगा हो जाता था और वहाँ के लोग उसको नहीं खरीदते थे, ठीक। और इंग्लैंड से जब यहाँ सामान आता था तो उसका टैक्स कम लगाते थे, तो यहाँ पर सस्ता बिकने लगा और यहाँ के सामान से वो सस्ता हो गया। तो भारतीय लोग ही इंग्लैंड के सामान, कपड़े खरीदने लगे, ठीक। तभी तो गांधी जी को आकर के मतलब कपड़ों की होली और इन सब चीज़ों को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बढ़ावा दिया था। जब पढ़ेंगे बंगाल आंदोलन तो उसमें देखेंगे कपड़ों को जलाया जा रहा है, कपड़ों की होली खेली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सब विदेशी वस्तु हैं और विदेशी वस्तुओं का हम यूज कर रहे हैं और वही हमारे पर शासन कर रहे हैं, ठीक। तो विदेशी चीज़ भारत में, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें भारत में बहुत आ गई थी। तो इसलिए भारतीय उद्योग, जो भारतीय जो है वो थे क्या नाम, शिल्पी थे, जो अपना जुलाहे थे कपड़े वगैरह बनाने वाले, वो सब बेचारे बेरोजगार हो गए। घाटे में तो कोई बेचेगा नहीं, तो वो सब जो है गांव छोड़ करके, जो गांव में रहते थे, जो शहरों में रहते थे, गांव चले आए और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, भुखमरी सी आ गई। तो इस तरीके से भी उद्योग, अब जब इस तरीके से दिक्कत होगी तो उनका भी एक संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक जो है, और संगठन बनेगा तो उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना आएगी कि नहीं आएगी। तो राष्ट्रवाद के विकास में इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, विऔद्योगीकरण ने, ठीक। और इसके अलावा रेल का विकास हुआ था। रेल का विकास, अंग्रेजों ने रेल का विकास तो इसलिए किया था कि जहाँ जहाँ विद्रोह हो रहे हैं, पहले छोटे छोटे विद्रोह होते थे ना, तो उन विद्रोहों को आसानी से क्या किया जा सके, दबाया जा सके, सेना को जल्दी से पहुँचाया जा सके। लेकिन उस रेल ने काम क्या किया, भाई उसमें अब कोई व्यक्ति जा रहा है, भारतीय व्यक्ति, तो उसको मना तो करेंगे नहीं कि नहीं नहीं तुम गोरे काले हो, तुमको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा। भाई काले ही तो भारत में रहते थे, अगर वो ट्रेन में बैठेंगे नहीं तो सरकार की कमाई कैसे होगी। तो ऐसे करके ट्रेन ने भारत को एकीकृत किया, भारत के लोगों को क्या किया, एक साथ जोड़ने का काम किया। तो रेल के विकास ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम भूमिका निभाई, योगदान निभाया था। रेलों के विकास ने भी ऐसा किया था, योगदान निभाया था, ठीक। और अगर राजनीतिक बात करें तो ये इसके पीछे भी कई कारण थे। जैसे 1857 का विद्रोह हो चुका था, ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक क्रांति थी, मतलब राजनीतिक कारण था कि 1857 का विद्रोह हो चुका है, अर्थात जो है भारत में अब लोग एकीकृत हो रहे थे, उनमें जो है एक राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी। छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, तो छोटे छोटे विद्रोह एक मतलब छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे थे, लेकिन 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीयता की भावना को उजागर कर दिया सामने कि जो है अब राष्ट्रवाद धीरे धीरे भारत में पनप रहा है। और इसके अलावा कुछ गतिविधियां विदेशों में हो रही थी। जैसे 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। अमेरिका में भी अंग्रेज थे, अमेरिका में कौन थे, अंग्रेज थे। लेकिन देखो अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 1498 में तो वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व जो है कोलंबस 1498 से पहले 1492 में कोलंबस भारत आने का प्रयास करता है, लेकिन कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका। तो उसका इतिहास 1400-1500 ईस्वी का है अमेरिका का, और हमारा इतिहास तो 2500 ईसा पूर्व का है। हमारा इतिहास तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 उधर का जोड़ लो, 2000 वर्ष इधर का जोड़ लो,
4500 वर्ष पूर्व हमारा इतिहास है भारत का, और इनका इतिहास 1500 में आज जो चल रहा है उतना जोड़ लो, कितना हो गया 1500 और प्लस 500 2000, और मतलब 500 550 मान लो, 550 वर्ष अमेरिका का इतिहास है सिर्फ। इसके पहले अमेरिका कोई इतिहास नहीं था, कोई जानता नहीं था कि अमेरिका भी दुनिया में है। और आज देख रहे हो पूरे विश्व में अमेरिका क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, ठीक है ये। और लेकिन वो शासन क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में अंग्रेज जो बसे थे जाकर के यूरोपीय अमेरिका में, वहाँ पर जनजातियाँ थी जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, जो ओरिजिनल जातियाँ हैं वहाँ की उनको क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस, ठीक है। जैसे हम इंडियंस हैं, वहाँ के लोग रेड इंडियंस कहलाते थे। तो उन रेड इंडियंस पे जाकर के यूरोपियंस ने वहाँ शासन किया। वो कम संख्या में थे, संसाधन वहाँ ज़्यादा था, सोना वगैरह ज़्यादा था। तो वहाँ जाकर अमेरिका वो यूरोप के लोग बस गए, और उसमें कई देशों के लोग बसे, लास्टली जो है अंग्रेज भी बसे उसमें जा कर के। तो बाद में उन लोगों को लगा, जो वहाँ बस गए, उन्होंने कहा कि अब जो इंग्लैंड में रह रहे हैं या जो यूरोप में रह रहे हैं उनसे संपर्क काट लो, उनसे संपर्क काट लो, क्योंकि वो क्यों शासन करें, हम आकर के यहाँ रह रहे हैं, संपत्ति पे हमारा अधिकार हो गया है, तो अब जो है हमें इनसे आज़ादी लेनी चाहिए। तो 1776 में जो है अमेरिका आज़ाद हो गया था, किनसे, अंग्रेज़ों से, अपने ही लोगों से आज़ाद हो गया था। वहाँ कौन बैठे थे, अंग्रेज ही तो बैठे थे। और भारत में जो अंग्रेज थे, लेकिन भारत में अंग्रेज क्यों नहीं बैठ पाए, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था, भारत में इसका अपना एक इतिहास था। अगर अंग्रेज यहाँ पर चाहते कि मैं मतलब भारतीयों को ख़त्म करके और अपना सत्ता स्थापित कर ले, तो नहीं हो सकता था, क्योंकि भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। और अमेरिका में तो रेड इंडियंस जो गिनती में थे, वो तो पूरा द्वीप ही, पूरा महाद्वीप जो मतलब उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप ही खाली पड़ा था, कनाडा वगैरह, तो ये सब जाकर वहाँ बस गए और ये आज़ाद हुए। और चूँकि पहले से ही विकसित थे, तो विकसित लोग कहीं भी जाएंगे, विकसित करें तो ऑलरेडी विकसित है, तो विकास हो ही जाएगा। तो इसलिए अमेरिका इसीलिए काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो गया। तो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तो उनसे कुछ सीख मिली हमको भी कि अंग्रेज़ों से वो भी आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए हैं। और एक पिद्दी सा देश जो है जापान, उसने जो है चीन पर आक्रमण कर दिया, चीन को हराया युद्ध में, ठीक है। और रूस को युद्ध में हराया, बड़े से इतना बड़ा सा देश रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसको भी वो जापान ने हरा दिया। तो भारत का यार छोटा सा देश जापान जो है इन लोगों को हरा रहा है, तो हम लोग को भी जो है कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए। तो राष्ट्रीयता की भावना आई भारतीयों के अंदर, तो ये सब सीख मिला उन्हें भी। फ्रांस की क्रांति हो जाती है 1789 में, फ्रांस की क्रांति हो जाती है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति जब हुई, तो वहाँ पर जो है भाईचारा, बंधुत्व, ये सब बातें उठी कि जो है एक राजनीतिक क्रांति थी। वहाँ पर राजशाही का जो है खात्मा हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें भाईचारा, बंधुत्व और समानता, इसकी बात की गई। तो ये सब चीज़ें भारतीयों, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने कहा कि अब दुनिया बदल रही है, तो हमें भी बदलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एकजुट होना चाहिए, और एकजुट तब होंगे जब राष्ट्रीयता की भावना आएगी। तो इस तरीके से राजनीतिक कारक विकसित थे, और भारत के अंदर भी कई कारक ऐसे जिम्मेदार थे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि, कई राज्यों को उसने हड़प लिया था, सहायक संधि के तहत जो है अपने मतलब विलय कर लिया था। और डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, गोद निषेध नीति। तो इन सब नीतियों ने जो, जैसे आपका नाना साहब हो गए, आपका जो है रानी लक्ष्मीबाई हो गई, और उधर जगदीशपुर के जमींदार थे, क्या नाम था, कुंवर सिंह जी, ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। वो भी बहुत बड़े जमींदार थे, ऐसा नहीं, एक तरीके से बहुत बड़े जमींदार थे, उनकी जमींदारी खत्म हो गई थी। तो ये सब इकट्ठे होते हैं, प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना का विकास दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कारक सामूहिक रूप से जो जिम्मेदार होते हैं भारत में राष्ट्रीयता के विकास के लिए। अब जब भारत में राष्ट्रीयता का विकास हो गया, तो अब क्रांति को आगे बढ़ाना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना। 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, ये तय था असफल होना, क्योंकि वो लक्ष्य विहीन क्रांति थी, ना तो उसका कोई नेतृत्व करता था। लीडर बना दिए एक 80 साल के बुढ़े को, जो पिया गए रंगून, उनको रंगून भेज दिया गया, ठीक है, जीनत महल के साथ में। तो ऐसे 80 साल के बुढ़े को नेतृत्व प्रदान किया गया, जो क्या नेतृत्व करेगा। और क्रांति समय से पहले हो गई, क्रांति होनी थी 31 मई 1857 को, और कब हो गई, 10 मई को। तो समय से पहले हो गई, उसमें कोई तालमेल नहीं था, और सब अपने अपने लालच से आए थे, सबका अपना अपना स्वार्थ था। झांसी की रानी आई थी, उनका राज्य जाने वाला था, क्योंकि बेटा जो है वो अब उसको राज्य मिलने वाला नहीं था, क्योंकि दत्तक पुत्र था, ठीक है। और इधर जो है नाना साहब पेंशन खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, वो भी दत्तक पुत्र थे, किसके, बाजीराव सेकंड, पेशवा सेकंड बाजीराव के, तो उसके दत्तक पुत्र थे, तो उनका पेंशन खत्म हो गया था।
और उधर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदारी चली गई थी, वो भी 80 साल की उम्र में कहे जमींदारी चली गई, ले लेंगे कम से कम, हम मरेंगे तो बच्चों को तो जमींदारी मिल जाएगी। तो सब अपने पे स्वार्थ से आए थे, लेकिन इकट्ठा तो हुए थे। तो इस तरीके से जो है 1857 की क्रांति को देखा भारत के लोगों ने, जो है समझदारों ने, तो उन्होंने कहा अब एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि आंदोलन को गति प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से 1885 में भारत में एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में 1857 में क्रांति हुई और इसके कितने वर्ष बाद, लगभग 30 वर्ष बाद जो है भारत में एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक संगठन बनता है राष्ट्रीय स्तर का, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले ही 1947 तक लड़ते लड़ते भारतीयों को क्या मिली थी, आज़ादी। और आज जो है इसकी दशा कैसी है, बर्बाद हो गई बेचारे की, कांग्रेस की, क्योंकि जो है कुछ ऐसे लीडर्स थे जो मतलब अपने ही स्वार्थ के कारण जो है पूरे सिस्टम को, एक तरीके से परिवारवाद विकसित हो गया था इसमें जो है। तो ये कांग्रेस जो है, हालांकि गांधी जी ने कहा था, आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि अब जो है कांग्रेस का मकसद ख़त्म हो गया। कांग्रेस इसलिए बनाया गया था कि भारत को हमें क्या कराना है, आज़ाद कराना है। और ये इस संगठन को, इस संस्था को आज़ादी के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। गांधी जी ने बहुत दूरदर्शी थे, वो समझते थे कि राहुल गांधी पैदा होगा और वो जो है उसके नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्दशा होने वाली है। गांधी जी बहुत पहले समझ गए थे इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा था इसको ख़त्म कर दो, अब आगे से नई पार्टियां बनेंगी, वो चुनाव लड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया गया और इस पर एक ही परिवार का आज से 150 वर्षों तक जो है वर्चस्व रहा, जिसकी वजह से ये पार्टी, भाई किसी का विकास होगा तो उसका पतन भी होना है। तो आज अपने जो है उसकी जड़ें तलाश रहे हैं कि हमारे जो मूल है वो ख़त्म हो गया है, उस मूल को तलाश रहे हैं। तभी तो जो पैदल यात्रा राहुल जी कर रहे हैं सभी को जोड़ने के लिए। लेकिन हमारी मीडिया बिकी हुई है, मोदी जी ने सबको खरीद लिया, छापते नहीं हैं उनकी पैदल यात्रा को। नहीं तो बेचारा जो है दक्षिण से कन्याकुमारी से चल दिया है, जो जम्मू कश्मीर की यात्रा करने के लिए पैदल ही चल दिया है। लगभग जो है कितने किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगा पैदल। ठीक है, तो 31-3200 किलोमीटर बेचारा पैदल चल रहा है, लेकिन कोई कवरेज दे ही नहीं रहा है, कोई मीडिया वाले छाप ही नहीं रहे हैं। तो जो है भारत में जिसका शासन होता है, लोकतंत्र में कुछ यही तो है, अगर मतलब शासन जिसका होगा फिर जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो सब सरकार के ही हो जाते हैं, इसलिए मीडिया वूडिया सब बिक जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक तरीके से क्या है, जहर है। लोकतंत्र के लिए एक जहर है, क्योंकि मीडिया को भी लोकतंत्र का एक पिलर माना जाता है। अगर मीडिया जो है सरकार के पक्ष में आ जाएगी तो सरकार मनमानी करने लगती है। मीडिया क्या काम करती है कि सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको छापती है, उसको दिखाती है कि ये गलतियां कर रही सरकार। मीडिया भी एक विपक्ष का बहुत बड़ा रोल अदा करती है, लेकिन जब मीडिया पक्ष में आ जाए, सरकार के पक्ष में आ जाए, तो सरकार कुछ भी गलत करेगी, मीडिया उसको दिखाएगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए जो है घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जो आंदोलन की बात करेंगे, हमने राष्ट्रवाद का विकास देख लिया, अब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा तो इसको 3 चरणों में ही होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। ठीक है, 3 चरणों में होता है। जो पहला चरण होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में, और यहाँ से लेकर के और 1905 तक होता है। 1905 में बंगाल का क्या होता है? विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में उसको विभाजित कर दिया। तो अर्थात 1885 से लेकर 1905 तक का पहला चरण होता है। कौन सा चरण होता है? पहला चरण। तो इस पहले चरण में क्या देखने को मिलता है? भाई कोई भी संस्था पहले बनेगी, शुरुआत में बनेगी, तो वो अभी सीख रही होगी। तो अभी यहाँ पर नेतृत्व का अभाव था, उद्देश्यों का अभाव था, लक्ष्य विहीन थी। लक्ष्य क्या है? मतलब बना दिया था, हालांकि भारतीयों ने नहीं बनाया था, अंग्रेज ने ही, एओ ह्यूम ने बनाया था। कल हम लोग इस पे मतलब आगे क्लासेज में डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि ये जो है पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर तो अब शुरू होगा, अगले क्लासेस से पूरा पिक्चर चालू होगा, चलेगा। तो इधर देखो, पूरी चीज़ को समझने के लिए उसका एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है ना। भाई भारत में जो है आज़ादी क्यों ज़रूरत हुई? राष्ट्रवाद आएगा तभी तो आज़ादी, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो जब राष्ट्रवाद आया तो 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई।
लेकिन स्थापना भी किया था अंग्रेज एओ ह्यूम ने, ठीक, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर अब जब कोई भी संस्था शुरुआत में स्थापित होगी तो वो शैशवा अवस्था में होगी। कौन सी अवस्था में होगी? बच्चे काल में होगी, बाल्यकाल में होगी ना। तो जब बाल्यकाल में होगी तो बच्चा तो कुछ भी करेगा, मनमानी करेगा। तो इसमें जो है, जो इसके लीडर्स थे वो नेतृत्व भी, मतलब उनको लक्ष्य नहीं दिख रहा था कि हमें क्या करना है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था, बस बन गया तो बन गया ये, ठीक है। और इस समय ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग जुड़े, शहरों के लोग जुड़े। इससे कहाँ के लोग जुड़े? पढ़े लिखे और शहर। और ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी फिर क्या हो जाता है? ज़्यादा समझदार हो जाता है, फिर वो लाठी डंडा नहीं उठाता है। तो ये पहला चरण जो है ये नरम दलियों का था। किसका था? नरम दलियों का। तो जब जो गरम दल वाले थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो लोग इनसे बड़े परेशान हुआ करते थे कि ये जो है अब इनको अपनी मतलब कोई भी काम करवाना है, अंग्रेजों से कोई बात रखनी है अपने सामने, हाथ जोड़ के, भैया देखो हमारा ये काम है, हमारे भारत के लोग बहुत मतलब मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम ना करो। तो इसीलिए कहा गया इनको, ये भिक्षावृत्ति वाला जो है इनका चरण था। कौन सा? भिक्षावृत्ति, यानी भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों से, अपने मतलब खुद अपने देश में अंग्रेजों से क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं कि हमको सही से जीने दो, हमें हमारे ऊपर अत्याचार ना करो, सही से जीने दो। तो इसीलिए इसको कहा गया भिक्षावृत्ति वाला चरण। कौन सा चरण कहा गया? भिक्षावृत्ति वाला। किसने कहा? क्रांतिकारियों ने। भारत के आंदोलनकारी जो क्रांतिकारी थे, जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने कहा। तो ये चरण जो है नरम दलियों का था। नरम दली जो मतलब ऐसे थे जो अंग्रेजों से अनुनय विनय करके, यानी कि क्षमा प्रार्थी और जो है हाथ जोड़ करके उनसे अपनी बातें मनवा रहे थे, अनुनय विनय करके। तो प्रथम चरण ये इस तरीके से था। और इसमें जो है आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है ना? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था धन के निष्कासन का, ठीक। तो ऐसे लोग इसमें शामिल थे, वही काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसके अलावा व्योमकेश चंद्र शामिल थे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग इसमें शामिल थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये लोग सब कैसे थे? पढ़े लिखे लोग थे और ये सब नरम दलीय थे, ठीक है। तो नरम ये चरण जो है नरम दलों का चरण कहलाया। और दूसरा चरण जो आता है ये होता है आपका 1905 से शुरू होता है, 1905 से और 1919 तक चलता है, 1919 तक चलता है। तो ये चरण जो है इसमें क्रांतिकारी लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं इसमें? क्रांतिकारी लोग, ठीक है। तो ये जो है गरम दल का संगठन था। ये किसका संगठन था? गरम दल का। ये लाल बाल पाल के लिए जाना जाता था, लाला लाजपत राय, ठीक है। और जो है इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र में जिन्होंने अपना वो शुरू किया था, क्या नाम है, गणेश महोत्सव, ठीक है। तो इस तरीके से लाल बाल पाल के रूप में ये जो है चरण जाना जाता है, जिसको क्रांतिकारी या गरम दल के लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था। इन्हीं लोगों ने इस चरण की, जो इस चरण के नेता थे, इनकी क्या की थी? बुराई की थी। कहा था ये अनुनय विनय वाला है कांग्रेस से। कांग्रेस कैसी संस्था है? अनुनय विनय करने वाली, भिक्षा मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। और बाद में ऐसे लोग इस कांग्रेस से शामिल होते हैं और इन लोगों ने कुछ स्पष्ट लक्ष्य बनाया। पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। अब देखो लक्ष्य कैसा होता है, एक तो ऐसा है कि सामने ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनको सामने ही नहीं दिख रहा था हमें क्या करना है। अब इनको था कुछ दूर तक, 10 किलोमीटर तक दिख रहा था कि हमें कहाँ तक जाना है। तो ये इनका लक्ष्य थोड़ा सा स्पष्ट हुआ था, ठीक है, कि हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए। तो इनका लक्ष्य थोड़ा सा स्पष्ट हुआ था और इसमें क्रांतिकारी लोग शामिल थे। और एक क्रांतिकारी दल के लोग भारत में भी थे और भारत से बाहर भी रहकर काम करते थे। विदेश में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। भारत में क्रांतिकारी जो है आंदोलन हुई और भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन हुई, उन सब का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक। और तीसरा जो चरण आता है ये 1919 से लेकर के और 1947 आज़ादी तक ये चलता है, लंबा चरण चलता है 1919 से लेकर के 1947 तक। अब यहाँ पर गांधी जी प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं? गांधी जी। इसमें 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। 1915 में गांधी जी भारत आए और गांधी जी अभी प्रयोग कर रहे हैं 15 में भारत आकर के। तो पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। तो इस तरीके से ये अपना राजनीतिक मतलब अपने जो हथियार थे उनके, सत्य और अहिंसा, ये क्या थे? इनके हथियार थे। सत्य और अहिंसा हथियार का अपना ये क्या कर रहे थे? वहाँ पर जो उसको धार दे रहे थे, उसे क्या कर रहे थे? धार दे रहे थे। कहाँ पर? शुरुआती चरण में। फिर उसके बाद में 1919 में भारत में जलियांवाला बाग की हत्याकांड होती है, ठीक, 13 अप्रैल 1919 को। तो उस घटना से फिर जो आंदोलन का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। आंदोलन का रूप बदल जाता है। तो इसी के बाद देखोगे गांधी जी समय समय पर तमाम प्रकार के आंदोलन करते हैं। जैसे
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो ये सारा इसी चरण में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब किसके नेतृत्व में चलता है? गांधी जी के। तो जब गांधी जी के नेतृत्व में ये सारा चरण चल रहा है तो इसीलिए कौन सा युग कहा गया? गांधी युग। इसको क्या कहा गया? गांधी युग। तो ये गांधी युगीन चरण था। ये कौन सा चरण था? गांधी युगीन। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें ही आप महत्वपूर्ण जो है जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सबको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये 3 चरण हमको देखने को मिलते हैं। अपने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने जो आज़ादी पाई है अंग्रेजों के खिलाफ, तो कितने चरणों में ये सारी चीज़ें हुई हैं? 3 चरणों में हुई हैं। पहले चरण का समय क्या था? 1885 से लेकर 1905 तक प्रश्न आता है पीटी में। और दूसरा चरण क्या था? 1905 से 1919। और तीसरा चरण क्या था? 1919 से 1947 तक। तो ये 3 चरणों में जो है आंदोलन होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण जो था 1919 से लेकर के 1947 तक का। इसका स्पष्ट लक्ष्य था, स्वराज की बात होती थी कि हमें जो है स्वराज चाहिए, ठीक है, स्वशासन चाहिए, स्पष्ट नीतियाँ थी। और कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बैठकें किया करता था। पूरे भारत में उसके क्या होते थे? सम्मेलन होते थे। पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे हिंदुस्तान में उसकी बैठकें हुआ करती थी। किसकी? कांग्रेस की जी। ठीक, मुंबई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में, ठीक है, दक्षिण में, चेन्नई में, मद्रास में, पूरे भारत में। क्योंकि पूरे भारत के लोगों को क्या करना था? जोड़ना था। पूरे भारत के लोगों को जोड़ना था। हर साल इसका समय निश्चित था, नवंबर और दिसंबर के महीने में टाइमिंग था। हर साल जो है इनकी बैठकें होती थी, कांग्रेस की बैठकें हर साल हुआ करती थी। और उन बैठकों में जो है अध्यक्ष चुने जाते थे, लीडर चुने जाते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे। ठीक है, पूरे देश में इस तरीके से माहौल बना और सभी देश के सारे लोग कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठा होते रहे। देखो, लेकिन उसमें भी विचारधारा में मतभेद तो आएगी, मतभिन्नता तो आएगी। तो जब कांग्रेस से मतभिन्नता आती थी तो कोई नया दल भी कांग्रेस के जो है पैरेलल खड़ा हो जाता था। वो भी सब हम लोग अध्ययन करेंगे कि उसके साथ साथ में पैरेलल में, कांग्रेस के पैरेलल में कौन कौन से दल बने, पार्टियां बनी और उसका नेतृत्व किसने किया। ठीक है, लेकिन एक बड़े दल के रूप में बात करें तो कांग्रेस ही थी जिसने हमें 1947 में भारत को आज़ाद कराया। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग इन चरणों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन दोनों में इतना टाइम नहीं लगेगा और ये ज़्यादा लंबा खींचेगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। सारे जितने भी आंदोलन हैं सारा हम लोग जलियांवाला बाग से लेकर के शुरू करके और भारत छोड़ो आंदोलन तक पूरा जो है फिनिश करेंगे। और इसी में जो है गांधी जी के साथ साथ में बहुत सारे लीडर्स आते हैं। इसी दौरान जो है कुछ जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी होते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें आपका चंद्रशेखर आज़ाद की उपस्थिति होती है, भगत सिंह की उपस्थिति होती है, सब इसी में जो है सारा चलता है। तो वो सब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे यहाँ।